गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल CBSE स्कूल बुधवार आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम चिड़िया की बच्ची इस अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो पिछले कक्षा में तो पाठ से लेखक जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, यह सब विषय हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में हम वह पाठ समाप्त किए थे बच्चों। ठीक है, तो आज इस कक्षा में हम पाठ के पीछे कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नोत्तर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो आप पिछले कक्षा में देख लिए हैं, तो या इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि चिड़िया कभी भी, मतलब चिड़िया एक ही नहीं, तो इस धरती के हर एक जीव दूसरों के अधीन में रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, वह क्या करता है, स्वतंत्र, भूखे प्यासे हो तो भी कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन हमें मुक्त या आजादी से जीवन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जीवन हर एक जीवी चाहते हैं। तो उसके लिए आप उधर तो एक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित चिड़िया की बच्ची, यह पाठ हमें एक बहुत अच्छी उदाहरण है, तो उसका संदेश हम देख लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे, तो प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। पहला भाग कहानी से भाग में कुल मिलाकर 6 प्रश्न है। देखेंगे बच्चों, पहला प्रश्न देखो क्या है। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो इन प्रश्न का उत्तर देखो बच्चों, क्या होता है। माधवदास अपने लिए संगमरमर की एक नई कोठी बनवाते हैं। चिड़िया को धन का, सोने का घर बनवाने तथा मोतियों की झालर लटकाने का प्रलोभन देता है। वो चिड़िया से कहता है, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं। माधवदास जी की इन बातों से ज्ञात होता है कि वे कितने धनी संपन्न थे। ठीक है, और दूसरा देखो, वही दूसरी ओर ऐसा भी लगता है कि धन संपन्न होने के बावजूद भी वे सुखी नहीं है। ख्याल ही ख्याल में वे संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। वे चिड़िया से कहते हैं, मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। इससे यह स्पष्ट है कि वे सुखी नहीं थे। ठीक है, तो ये तो क्या है बच्चों, पहला प्रश्न का उत्तर है। उसी तरह दूसरा प्रश्न देख लो। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, माधवदास ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी है। वह चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। उसे देख देख कर वह अपना मन बहलाना चाहता था। माधवदास आत्मा केंद्रित होकर ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह केवल अपनी खुशी के लिए, अपना मन बहलाने के लिए ऐसा कर रहा था। इसलिए माधवदास की इस भावना में उसका निजी स्वार्थ है। ठीक है, ये तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हुआ बच्चों। तीसरा प्रश्न देखो। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। देखो, आइए बच्चे देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ माधवदास और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे से विपरीत हैं।
एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति सुख सुविधा ही जीवन के अमूल्य तत्व है, परंतु दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सभी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। चिड़िया को केवल अपनी मां से लगाव था। मां की गोद ही उसके लिए दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान सुख था। उसे सोने चांदी हीरे मोती की तुलना में अपने मां का स्नेह अधिक प्यारा था। अर्थात चिड़िया की खुशी भौतिक सुखों से अलग भावनात्मक सुखों में है, परंतु माधवदास के लिए धन दौलत ही सर्वोपरि है। उसके सामने भावनाएं मूल्यहीन है। ठीक है, इस तरह ये तीसरा प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आगे देखो चौथा प्रश्न क्या है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजों से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देख लो बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह है। कहानी के अंत में हमने पढ़ा कि सेठ की सभी चेष्टाओं के बावजूद नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने में सफल होती है। यह कहानी का सुखद अंत है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का अंत अत्यंत दुखद होता और ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छाई पर बुराई की जीत हो गई। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता और चिड़िया सुरक्षित अपनी मां के पास पहुंच जाती है। चिड़िया के अस्तित्व की सफलता उसके बंधन मुक्त होकर स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़ने में है। वह अपने परिवार तथा अपनी मां का स्नेह पाकर खुश रहती है। ठीक है, इस तरह बच्चों ये चौथा प्रश्न का उत्तर है। यह पर सुनकर ठीक तरह से ध्यान से सुनकर क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर आपके किताब में आप लिख लेना है। बच्चों 4 प्रश्नों का उत्तर आप आज देख लिए। आइए देखेंगे आगे का प्रश्न क्या है। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। ठीक है, वह नन्ही चिड़िया माधवदास के पास बार बार एक ही बात कहती रहती है। कौन सा है बात? वो जिंदगी में माँ का नहीं, आप अपने अनुभव, माँ मेरी बाट देखती होगी, माँ मेरी राह देखती है, मेरी इंतजार करती रहती है। ठीक है, यह बात वह नन्ही चिड़िया बार बार कहती रहती है। तो इसलिए उन्होंने कवि कहते हैं हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। ठीक है, आप अपने अनुभव पर लिखिए। देखेंगे बच्चों, देख लो, हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चे की खुशी में खुश होती है तथा बच्चों के किसी भी प्रकार के कष्ट से भावुक हो जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है तथा सुख या दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम माँ के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसी तरह का स्नेह चिड़िया तथा उसकी माँ का भी था। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को स्मरण करके उसके पास जाने की जिद कर रही है। ठीक है, तो माँ का महत्व क्या है? बहुत है, सर्वोपरि है। मतलब तो जिंदगी में माँ का महत्व क्या है, तो उसे तारीफ करने के लिए या वर्णन करने के लिए
शब्द नहीं मिलते, ठीक है। तो उतना जीवन में माँ का महत्व है बच्चों। तो वह महत्व समझकर वह नन्ही चिड़िया भी बार बार माँ के पास जाने का जिद करती है, ठीक है। तो माँ के बारे में उन्होंने बहुत, माधव दास बहुत कहता है, तो माँ क्या होती है, तो माँ के पास गए तो तुझे क्या मिलता है, ठीक है। इस तरह अनेक बातें करता है, फिर भी वह माँ से अलग होने के लिए तैयार नहीं होती है। आइए बच्चे देखेंगे उसमें लास्ट मतलब 6वां प्रश्न, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? तो मैं, ठीक है, मैं यह कहानी का एक शीर्षक दे सकता हूं, ठीक है। आप भी पढ़कर या उसका भावार्थ समझ लिए हैं, वह देखकर आप भी दूसरा शीर्षक दे सकते हैं। देखो उसमें इस कहानी का शीर्षक जीवन का सच्चा सुख, समझ में रहे ना, जीवन का सच्चा सुख अधिक युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ जीवन के सुख को लेकर दो विचारों की टकराहट है। एक तरफ जहां धनी सेठ के लिए धन दौलत सुख सुविधाएं ही जीवन की खुशी तथा वास्तविकता है, वही दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए माँ अमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है, ठीक है। तो इसलिए मैं जीवन का सच्चा सुख यह शीर्षक दे सकता हूं। आप भी बच्चों आप अलग अलग मतलब तो उसे वो लागू होना चाहिए, समझ में रहे ना। तो शीर्षक आप दे सकते हैं, शीर्षक देने के साथ साथ क्यों आप वह शीर्षक दे रहे हैं वो भी उधर आप लिखना है। यहां तक बच्चों ये क्या है, कहानी से इस भाग में 6 प्रश्न है। आइए देखेंगे कहानी से आगे, तो आगे का भाग है, इनमें उन्होंने क्या कहना चाहते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहां कहां देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए, ठीक है। दूसरा, सोच कर लिखिए कि यदि हमारी सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़े और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। और दूसरा, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखता ही नहीं चाहता। तीसरा, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। देखो बच्चों, तो स्वतंत्र को त्याग देकर दूसरों के अधीन में जीना हो तो ठीक है, दूसरों के अधीन में जीने वालों का समय जिस तरह होता है उसके बारे में उन्होंने इधर हमें कहना चाहते हैं। आप देख लिए बच्चों, ठीक है। ये तो लिखने का नहीं है, पढ़कर आप क्या करना है, पराधीन मतलब हम दूसरों के अधीन में जीवन चलाने लगे तो उसका परिणाम क्या होता है वह आप इधर देखने के लिए मिलता है। आगे अनुमान और कल्पना। आपने गैर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। अनुमान और कल्पना, आपने कल्पना करके इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है। कोशिश करो बच्चों, देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ कहानी से क्या ये भाग है, 6 प्रश्न है उसमें, वो लिखो, ठीक है। तो बाकी पढ़कर आप उसके बारे में समझ लो। आगे भाषा की बात,
भाषा की बात करूं तो व्याकरण भाग में देखो क्या दिए है। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। पर शब्द, ठीक है बच्चों, आप देखे हो, मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, लैंग्वेज भाषा में क्या होते हैं, संदर्भ के अनुसार शब्दों का अर्थ बदलते हैं, शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। तो उसी तरह पर इधर क्या हुआ है, देखो जिस तरह या जिस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग उन्होंने किए हैं। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। पहला क, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, ठीक है, डाली पर इसका उपयोग हुआ है, ब्रांच डाली, गिड़द मेले। दूसरा, कभी पर हिलाती थी, कभी पर हिलाती थी, पर ರೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ। ಪಕ್ಷಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು, पर हिलाती थी। तीसरा, पर बच्ची खांप कर मां की छाती से और चिपक गई, लेकिन, ठीक है, इस तरह 3 वाक्यों में उस शब्द का अर्थ अलग अलग आया है। शब्द देखने के लिए एक ही, लिखने की तरीका भी एक ही है, ठीक है, लेकिन उस वाक्य में समझ में रहे ना, उस शब्द का अर्थ क्या हुआ है, अलग अलग है। 3 पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्य के लिए पर के प्रयोग हुए हो। समझ में रहे ना, शब्द उन्होंने क्या किए, उधर शब्द का उपयोग करके 3 वाक्य लिखे हैं। मतलब तीनों वाक्य का उद्देश्य क्या है, अलग अलग। आइए बच्चे देखेंगे, उन्होंने यही शब्द का प्रयोग करके हमें भी उन्होंने क्या कहा है, कितने वाक्य पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाए। 3 वाक्य लिखने के लिए हमें आदेश दिए हैं। पहला वाक्य लिखता हूं मैं इधर, मेज पर, ठीक है, मेज पर धूल, मेज पर किताब है, मेज पर किताब है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, पर तुमने अपना काम नहीं बताया। दूसरा और तीसरा, चिड़िया अपने पैर फैलाकर उड़ती है। चिड़िया अपने पर, देखो बच्चों इधर उपयोग हुआ है शब्द, ठीक है, चिड़िया अपने पर फैलाकर उड़ती है। तो इस तरह पर शब्द उपयोग करके हमें भी क्या किया, इधर 3 वाक्य लिखे हैं। देख लो बच्चों, आगे उसमें दूसरा, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो। 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। तो इस तरह क्या करना, आप कुछ अन्य शब्दों का खोज करना। तो इधर मैं कुछ शब्द लिखता हूं बच्चों, देख लो। दूसरा प्रश्न में मन्ने इसका अर्थ महीने। करियो
करियो मतलब करो, जइयो मतलब जाओ, आगे आइयो, आइयो मतलब आओ। इस तरह के 4 शब्द मैं इधर लिखा हूं बच्चों, ठीक है, ठीक तरह से देख लो, लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चिड़िया की बच्ची यह पाठ पूरा समाप्त हो गया। बच्चों आप देख लिए है तो पाठ का सारांश, ठीक है, पाठ खत्म होने के बाद पाठ के पीछे जो प्रश्न है और व्याकरण भाग है, यह पूरा यहाँ तक समाप्त हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अगले कक्षा में हम और एक नया विषय के साथ या और एक नया विषय देखेंगे। धन्यवाद।